हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनआईओएस का फॉर्म कैसे भरते हैं स्टेप बाय स्टेप। सारे प्रोसेस, सारे पॉइंट्स, टीओसी कैसे ऐड करते हैं, सब कुछ मैं ये वीडियो में बताऊंगा। तो आपने लास्ट तक ये वीडियो देखना है जिससे कि आपका फॉर्म अच्छे से भर जाए, आपको कोई पेनल्टी ना लगे, आपका लास्ट जो डेट है एडमिशन का उससे पहले आप अपना फॉर्म भर सकें और सक्सेसफुली वो एडमिशन फॉर्म कंफर्म भी हो जाए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो की तरफ चलते हैं कि कैसे ये काम करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और उसमें क्या सर्च करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे। ठीक है, और उसमें आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पे जैसे आप अपने क्रोम ब्राउजर पे आते हो, ठीक है, जैसे आप अपने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे आते हो, आपने यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे लिखना है एनआईओएस। आपने यहाँ पे लिखना है एनआईओएस एडमिशन। ओके, जैसे आप एनआईओएस एडमिशन ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन एडमिशन ऑफ एनआईओएस ये आपको पॉपअप होते दिखेगा। थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट क्या होगा, तुम्हारे यहाँ पे पॉपअप होते दिखेगा, फर्स्ट वेबसाइट। इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के फॉर्म भरता हूँ तो इसलिए मेरे को यहाँ पे ऐसे आता है, नहीं तो मैं आपको ये लॉग आउट करके देखता हूँ, दिखाता हूँ। तो ये आपको ऐसे करके क्या होगा, तुम्हारा एनआईएस एडमिशन फॉर्म का ऐसा आ जाएगा। नाउ यहाँ पे आपको एडमिशन में आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे हम एडमिशन में जाएंगे तो एडमिशन में आपका यहाँ पे एकेडमिक्स है, ऑन डिमांड है, ओबी है और अदर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तुम्हारा यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम जाएंगे स्टूडेंट लॉगिन में। नहीं, स्टूडेंट लॉगिन से तो पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एकेडमिक्स में आप जाइए। अब आपको कौन सा स्ट्रीम के लिए भरना है, अभी कौन सा स्ट्रीम ओपन है एकेडमिक्स में जाके, स्ट्रीम 1 अप्रैल 2027 ओपन है, स्ट्रीम 2 आपका ये ओपन है, ये दो ओपन है। तो हम क्या करेंगे, अप्रैल के लिए मुझे फॉर्म भरना है फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे आप अप्रैल के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपके अप्रैल का जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये इंटरफेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉपअप हो जाएगा। ठीक है, ये इंटरफेस जब पॉपअप होता है तो आपको यहाँ पे 2 से 3 चीजों की यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना है। पहला, जैसे आप अपना स्टेट सेलेक्ट करें तो ड्रॉप डाउन में अच्छे से आप सेलेक्ट करें। ठीक है, कुछ गलत में सेलेक्ट करें, डेटा जो होने जो एक्यूरेट होने, जैसे आपने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया। आइडेंटिफिकेशन में आप क्या करें, आधार कार्ड सेलेक्ट करें। उसके बाद आप आइडेंटिफिकेशन में यहाँ पे क्या देंगे, आपका आधार नंबर देंगे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके यहाँ पे आधार नंबर आएगा। और कोर्स सेलेक्ट करते समय बहुत सारे लोग गलती करते हैं, कोर्स सेलेक्ट करते समय गलती नहीं करनी है। कोर्स सेलेक्ट करते समय आपने क्या करना है, आपका सेकेंडरी का मतलब होता है 10th स्टैंडर्ड, सेकेंडरी उसको सेलेक्ट करना है जिसको 10th के लिए अप्लाई करना है, और सीनियर सेकेंडरी उसको सेलेक्ट करना है जिसको 12th के लिए अप्लाई करना है। जैसे आपने यहाँ पे सेकेंडरी सेलेक्ट किया और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आधार नंबर डालना है। ठीक है, आपका यहाँ पे आधार नंबर जो भी रहेगा वो आपका आधार नंबर में आपको यहाँ पे डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट करना है। तो आपका क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा न्यू फॉर्म यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा पॉपअप होगा। जैसे मैं यहाँ पे आधार नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, हाँ, नहीं तो जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये आधार नंबर डाल के मैं आपको बताता हूँ, उस हिसाब से क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस करेंगे। तो गाइस, जैसे ही आप आधार नंबर डाल के उसको सबमिट करोगे, आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट इंटरफेस ये देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कैंडिडेट की बेसिक डिटेल डालनी है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे बेसिक डिटेल में नेम ऑफ द कैंडिडेट है, फिर उसके बाद फादर्स नेम है, मदर्स नेम है। ठीक है, फादर्स नेम, मदर नेम आपको दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा डेट ऑफ बर्थ, बर्थ आपका। ठीक है, उसके बाद आधार नंबर आपने पहले से डाला होगा तो उधर ही फेच कर लेगा आपका। उसके बाद आपका क्या रहेगा, जेंडर। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐसे देने हैं जो आपके एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में रहेंगे, वैसे आपको क्या करने देना है। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पे फादर्स नेम, आपका कैंडिडेट का फुल नेम आप कोई भी डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किसी का नाम डाल देता हूँ मैं। ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पे ले लीजिए, जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे पंकज। ठीक है, पंकज। ठीक है, फादर्स नेम आप यहाँ पे डाल दीजिए अरविंद करके। ठीक है ना, मैं अभी यहाँ पे डमी डाल रहा हूँ। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे हाँ अरविंद त्रिपाठी करके डाल दीजिए। पूरा सरनेम भी आना चाहिए, जो भी आपको, जैसे देखो, जो आप डॉक्यूमेंट अटैच करने वाले भी ध्यान रखना, जो आप डॉक्यूमेंट अटैच करने वाले अपने नेम वेरिफिकेशन के, जैसे आधार कार्ड में जो नाम है वैसे आपको कॉपी पेस्ट करना है। जिसका आपको अगर फर्स्ट नेम ही है तो फर्स्ट नेम, अगर वहां पे आपका सरनेम भी है उस हिसाब से डालना है। जैसे सरनेम मान लो जी इसका त्रिपाठी है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसका सरनेम भी क्या करना पड़ेगा, सरनेम भी क्या करना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। स्पेलिंग्स आपने सब चेक करनी है। ठीक है, वैसे यहाँ पे मदर नेम्स का, मदर नेम आप कोई भी डाल दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे आप मदर नेम जैसे आप डाल सकते हैं, कोई भी आप रैंडम आप मदर नेम, जैसे मैं आप यहाँ पे आप मदर नेम आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कविता करके है। ठीक है ना, अभी सोचना भी पड़ रहा है किसका क्या नाम डालना। ठीक है, कविता करके आप डाल सकते हैं, जो भी है, मैं रैंडमली बता रहा हूँ, ऐसा डमी नेम से हम यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, नेक्स्ट क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। देखो 10th फॉर्म भरने के लिए मिनिमम डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट की 10 साल की चाहिए। ठीक, 10 साल बोल रहे हैं, 14 ईयर्स की चाहिए, मिनिमम 14 ईयर्स की एज होनी चाहिए
फॉर फिलिंग द 10th स्टैंडर्ड फॉर्म, और 12th स्टैंडर्ड फॉर्म फिलअप करने के लिए मिनिमम उसकी एज 14 ईयर्स की चाहिए, 15 ईयर्स की चाहिए। 10th के लिए 14 ईयर की एज चाहिए और 12th के लिए 15 ईयर्स ऑफ एज मिनिमम बेंच मार्क रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको आ रहा है सिलेक्शन के समय, ठीक है ना, तो डेट ऑफ बर्थ का जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ का पॉपअप हो जाएगा। जस्ट अभी जस्ट मिनट, जैसे हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का कलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैं, हाँ ये मैं पहले रिमूव कर देता हूँ। हाँ चलिए, अब यहाँ पे आप डेट बर्थ और फॉर्मेट में आपको डी बाबा फॉर्मेट आएगा आपको। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ देता हूँ 12, ठीक है, 12/06, ठीक है, 12/06, और आपका मान लीजिए यहाँ पे आप मैंने डाल दिया 2000, ठीक है, 2000 ऐसा करके डाल दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका आ गया 12/6/2000, 2000 करना है ये 2000, ठीक है। हाँ, उसके बाद जेंडर मान लीजिए मैंने मेल फीमेल जो है वो आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, या और अदर कोई जेंडर है तो वो कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी देनी है। यहाँ पे क्या देनी है आपको, मेल आईडी देना है। आपका क्या देना है, मेल आईडी देना है और फोन नंबर देना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ऑफिशियल फोन नंबर देता हूँ, मान लीजिए सती साइंस एकेडमी का, ठीक है, तो 97066, ओके, 8830597066, और ऑफिशियल मेल आईडी जो सती साइंस एकेडमी की है जैसे मैंने वो दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये मेल आईडी आपको यहाँ पे क्या करनी है, फिलअप करनी है अच्छे से, ठीक है। अब आपको ये मेल आईडी पे क्या आएगा तुम्हारा, ये मेल आईडी पे आपको क्या आएंगे, ओटीपी आएंगे, हैं, ठीक है। तो ये मेल आईडी पे फोन नंबर पे ओटीपी आएंगे, तो आपको क्या करना है, जनरेट ओटीपी के ऑप्शंस पे क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो ऊपर आ रहा है सबमिट द मोबाइल ओटीपी एंड सबमिट द, आपको क्या आ रहा है तुम्हारा मोबाइल ओटीपी एंड ये आपका आ रहा है ईमेल ओटीपी। तो मेरे पास अभी ईमेल ओटीपी आए हैं, ठीक है। ईमेल ओटीपी जो है वो है आपका, मेरे पास जो है 131127, ओके। ये ईमेल ओटीपी मैंने डाल दिया। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि मोबाइल ओटीपी क्या है, तो मोबाइल ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे जो मोबाइल ओटीपी आया है मैं आपको यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ, 924135, ठीक है, रेडी। तो ये आपका जैसे आपका ईमेल ओटीपी और मोबाइल ओटीपी आ जाता है विद इन 5 मिनट्स आपको ये करना है, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, सबमिट ऑप्शन, क्या करना है, सबमिट ऑप्शन। तो जैसे आपका सबमिट ऑप्शन हो जाएगा तो अब क्या होगा, बॉटम लाइन जो फॉर्म का है वो आपका आएगा। तो दैट इज नेक्स्ट, यहाँ पे क्या भरना है, एड्रेस। तो एड्रेस भरते समय आपको दो चीज याद रखना है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे ध्यान दो पहले, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस अगर सेम है, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस क्या है तुम्हारा, सेम है, तो आपको लास्ट में इस चेक यहाँ पे ये चेक बॉक्स है उसको क्लिक करना है, ठीक है ना। अगर सेम नहीं है तो आप मान लो परमानेंट एड्रेस आपका गांव का है और यहाँ पे सिटी में पुणे मुंबई में आप जहाँ पे रहते हो आपको उसका एड्रेस डालना है। एड्रेस को अच्छे से डालना है क्योंकि एनआईएस की जो स्टडी मटेरियल आते हैं वही एड्रेस पे आते हैं, ठीक है ना। अगर आपने एड्रेस गलत डाला होगा तो आपका एनआईएस का स्टडी मटेरियल मिलेगा नहीं, वो प्रॉब्लम होता है। तो मान लीजिए आप यहाँ पे मैं यहाँ पे जैसे एड्रेस का मैं डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे, ठीक है, हाउस नंबर डाल दिया, डमी डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे 01 डाल दिया, ठीक है। स्ट्रीट एड्रेस मैंने यहाँ पे ABC डाल दिया, ठीक है। विलेज का नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया XYZ, ठीक है, ऐसा करके डाल दिया। और यहाँ पे स्टेट महाराष्ट्र है, डिस्ट्रिक्ट आपका अभी जैसे मान लो पुणे अहमदनगर जो भी है आपका महाराष्ट्र स्टेट में जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। पिन कोड आपने सेलेक्ट कर लिया, कोई भी पिन कोड आप यहाँ पे डाल दीजिए, जैसे 411016 ऐसा करके आपने डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद जब आप ये भर दें, जब आपका ये पार्ट फिलअप हो गया भर के, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, तब आपने चेक बॉक्स को यहाँ पे क्लिक करना है, अदरवाइज क्या दिखाता है, एरर। अगर सेम है तो, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और अगर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तभी आपने ये चेक बॉक्स को क्लिक करना है, नहीं तो आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस जिस एड्रेस में अभी आप रहते हो वो एड्रेस आपको क्या करना है, यहाँ पे वापस पूरा वैसे सेम हाउस स्ट्रीट विलेज सब कुछ क्या करना है, सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपका दोनों फिलअप हो जाएगा। मेरे केस में ये एड्रेस और ये एड्रेस सेम है, तो जैसे मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक किया तो आप देखेंगे जो ये एड्रेस था वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हिसाब से आपका रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे देखो आपको क्या है, आपकी कास्ट, अगर आपकी जनरल कास्ट है तो आपका जनरल, SC ST OBC जो भी है वो उधर से आप चूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे मान लो एक SC कास्ट के लिए चूज करता हूँ, तो अगर SC कास्ट अगर मैंने चूज किया तो क्या है बोल रहा है, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। अगर SC ST OBC अगर आप चेक करते हो तो आपको वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, तो ठीक है, आप उस केस में जो भी चूज करेंगे मैंने ऐसे इसके करके दिखाया कि जैसे आपको पता चलेगा। अगर आप कास्ट सेलेक्ट करते हो तो उसके लिए आपके कास्ट पे कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे आपने किया, ओके,
उसके बाद एक्स सर्विसमैन, अगर कोई आर्मी से हैं तो आप कर सकते हैं, यस और नो यहाँ पे कर सकते हैं। ऑर्फन है कोई तो एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, आप जैसे ड्रॉप डाउन में देखेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन चेक करेंगे तो आपको आ जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट प्रीवियस क्वालिफिकेशन, नाउ यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। अगर आपके पास, आपका मान लो आप 10वीं का फॉर्म भर रहे हो, तो आपको 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी मार्कशीट चलेगी वो आपको होनी चाहिए, पर उसके पास मार्कशीट भी होनी चाहिए, उसके बाद लिविंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। अगर वो 10th का फॉर्म भर रहा है, अगर कोई बच्चा 12th का फॉर्म भर रहा है तो कंपलसरी उस बच्चे का 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, तभी वो 12th का फॉर्म भर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप कोई स्कूल नहीं गए हो, अगर आपको स्कूल कहीं नहीं गए हो, मतलब आपने डायरेक्ट 10th अप्लाई कर रहे हो, आपको स्कूलिंग हुई नहीं आपकी, तो वहां पे एक और ऑप्शन होता है नो स्कूलिंग करके। क्या होता है तुम्हारा, मैं इससे पहले कोई स्कूल नहीं गया है, जैसे आप नो स्कूलिंग आप सेलेक्ट करते हो तो आपको क्या देना पड़ता है, एसडी। एसडी का मतलब क्या होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन। तो अगर ऐसे कोई बच्चे हैं जिनके पास, उन्होंने स्कूल तो अटेंड की है, पर मान लो स्कूल के उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब ये नहीं है, मार्कशीट नहीं है या ऐसी नहीं है, तो वो बच्चा कभी भी कोई भी यहाँ पे कोई भी स्टैंडर्ड सेलेक्ट ना करे, क्योंकि आपको, अगर आपने स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया तो आपको उसका वैलिड प्रूफ देना भी पड़ेगा, मार्कशीट यही देना पड़ेगा। और आपने कोई स्टैंडर्ड, अगर आपका मान लीजिए आपने कोई भी, आप नो स्कूलिंग करते हो, जैसे यहाँ पे नो स्कूलिंग का ऑप्शन कुछ सेलेक्ट करते हो, तो आपका कोई दूसरा मतलब मार्कशीट है, आपको आधार कार्ड या एलसी कुछ, मतलब आधार कार्ड तो देना है पर मार्कशीट और एलसी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक। उस केस में हम एसबी मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं फ्रॉम द पेरेंट। तो मान लो 8, 10 का फॉर्म भर रहा हूं मैं, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 9th को सेलेक्ट किया, तो देखो यहाँ पे एक चेक बॉक्स आता है, प्रीवियस क्वालिफिकेशन लास्ट 20 क्लास सर्टिफिकेट विल बी रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड। तो जो भी, अगर आपने 9th का सेलेक्ट किया तो आपको 9th का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, आपने 8 सेलेक्ट किया तो 8 का आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसे यहाँ पे ओके कर देता हूँ। नाउ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अगर किसी का डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे लिस्ट है क्या क्या डिसेबिलिटीज है, उसमें से आप मान लीजिए चेक कर सकते हैं कि कौन सा किस में आप बैठते हैं, या विजुअल इंपेयरमेंट है, ब्लाइंडनेस है, डिफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग है, क्या है एक्चुअली वो हिसाब से। और जो डिसेबिलिटी आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे लेप्रोसी क्योर्ड में क्या, तो उसके हिसाब से क्या है, गवर्नमेंट आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको लगेगा। जो भी आप डिसेबिलिटी सेलेक्ट करते हो तो उस हिसाब से सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है ना। तो आप उस हिसाब से ध्यान रखना। तो ऐसे मैंने जैसे यहाँ पे अभी नॉट एप्लीकेबल मैंने सेलेक्ट किया। नाउ सेलेक्ट द स्टडी मीडियम। अभी देखो, जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं, ये सारे मीडियम है, इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती है, कन्नड़ा है, मलयालम है, तेलुगु, तमिल सभी है ना। तो जैसे अभी आप मान लो, मैं बच्चे का फॉर्म भर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, उसका जैसे इंग्लिश मीडियम है, तो मैंने क्या किया, इंग्लिश मीडियम में तो जैसे चेक बॉक्स क्लिक किया, तो क्या हो रहा है, स्टडी सेंटर विल बी लिस्टेड बेस्ड ऑन द मीडियम, ठीक है ना। तो मीडियम और स्टडी मटेरियल, अगर आपने इंग्लिश अगर चूज किया तो आपका फिर स्टडी मटेरियल भी इंग्लिश में ही रहेगा, और आपका क्या होगा, जो स्टडी सेंटर होगा वो क्या होगा, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का ही रहेगा, ठीक है। तो वो हिसाब से आपको यहाँ पे गार्जियन और इंस्टीट्यूट का नेम ऑप्शनल है, वो लिखने लिखिए, नहीं लिखने नेम पर लिखिए। अब योर प्रीवियस एग्जामिनेशन में आप फेल थे या पास थे, अगर आप 9th फेल थे 10th एनआई से कर रहे हैं, या आप 9th पास से 10th एनआई से कर रहे हैं, या आप फेल थे, तो वो हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। मेनली जो बच्चे होते हैं 9th फेल होते हैं, इसलिए 10th एनआई करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे चूज किया फेल्ड एंड कंपार्टमेंट था, ठीक है। तो ये हिसाब से हम कर सकते हैं। जैसे हमने ये किया, ये सारी डिटेल भरी, उसके बाद नीचे यहाँ पे ऑप्शन लिखेंगे नेक्स्ट का। जैसे आप नेक्स्ट पे आते हो तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये जो वाला है ना, ये वाला ऑप्शनल डिटेल्स, ऑप्शनल डिटेल्स कोई भरने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। यदि इसमें आप टाइम पास ना करें, ठीक है, ये आप ऑप्शनल डिटेल नहीं भी भरेंगे तो भी चलता है, यदि तो ऑप्शनल डिटेल्स आपको नहीं भी भरे तो भी चलेगा, यू कैन मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन, देयर इज नो इशू। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। नाउ यहाँ से स्टार्ट होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं, दैट इज सब्जेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। अप्लाई फॉर टीओसी और नॉट, देखो यहाँ पे ध्यान